हेलो बच्चों, आवाज़ आ रहा है मेरा? अच्छा, यस सर। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ बच्चों मैं, क्योंकि ये बात थोड़ा सा ज़रूरी है। एक काम करता हूँ मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, ये क्योंकि ये एक्चुअली ट्वेल्थ में भी आपको काम आएगा, है ना। एक बार फिर से कह देता हूँ। देखो, हमने देखा अभी तक कि बेस आता है, बेस अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन, अल्फा सॉरी बीटा पोजीशन पे मौजूद हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। उसके इलेक्ट्रॉन ये बाजू वाले कार्बन को मिल जाते हैं, और उस बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके निकल जाता है। ये बच्चों सारा का सारा प्रक्रिया एक ही टाइम पे हो गया। अरे यार, जब ये मारेगा तभी ये देगा, तभी ये देगा, मतलब सब कुछ एक बार स्टेप में हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जिसे हमने E2 मैकेनिज्म कहा है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। यहां पे पहले फिर से हाँ बोल दो। यस सर। अच्छा, अब अगर आप इस सिंगल स्टेप प्रोसेस को फर्दर ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कि जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा मारेगा, और जितना ज़्यादा अल्काइल हैलाइड होगा उतना ज़्यादा मार खाएगा। तो जितना ज़्यादा मारने वाला और जितना ज़्यादा मार खाने वाला उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। इसको टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप इसी रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन का जो भी पावर होगा, मतलब ये जो मोलारिटी, कंसंट्रेशन मतलब बेसिकली बच्चों मोलारिटी, तो इनकी जो मोलारिटी का जो पावर आएगा ना, वो पावर को मैं 1 नहीं लिख रहा, वो पावर को मैं लिख रहा हूं x और y। हाँ, ये x और y का डिटर्मिनेशन बच्चों हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो सकता है, आपकी कहानियों से नहीं। अच्छा, हमारी कहानी क्या है? कहानी जो मैकेनिज्म लिखा मैंने, क्योंकि मैकेनिज्म हम थ्योरेटिकली लिखते हैं, ये सब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। अच्छा, तो थ्योरेटिकली हमको क्या दिख रहा है? थ्योरेटिकली हमको दिख रहा है कि एक बेस आएगा और एक अल्काइल हैलाइड को मारेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। थ्योरेटिकली तो मैकेनिज्म ये दिख रहा है। हेलो, लेकिन ये थ्योरेटिकल एक एक जरूरी नहीं है ये एक्सपेरिमेंटल पावर भी हो। फिलहाल E2 मैकेनिज्म के केस में धोखे से ऐसा हो जाता है कि x का और y का पावर भी क्या आता है बच्चों? 1। क्या आता है बच्चों? 1। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशन का पावर और ये थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो सर ये कहानी क्यों कर रहे हो? ये कहानी इसलिए कर रहा हूं बच्चों में कि एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, किसी भी रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट होता है ना, जो मैंने लिखा, उसमें जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के पावर होते हैं ना, जिनको मैंने लिखा x और y, उसका समेशन होता है। और E2 मैकेनिज्म के लिए बाय द वे ऑर्डर आप बताइए क्या आएगा, क्योंकि x और y का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 2 आता, 1 आता है। हेलो, अच्छा, एक चीज होती है, ये तो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट होता है थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बच्चों? जो हम थ्योरेटिकल मैकेनिज्म लिखते हैं ना, उसमें किसी भी स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर से बोलो, किसी भी रिएक्शन में किसी भी स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका समेशन कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। हेलो, अगर आप E2 मैकेनिज्म देखो तो थ्योरेटिकली जो मैकेनिज्म लिखा है उसके स्टेप में कितने रिएक्टेंट है? एक बेस और एक अल्काइल हैलाइड, मतलब रिएक्टेंट कितने हैं? हेलो, तो बच्चों रिएक्टेंट्स का समेशन कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और जो भी रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ही रहती है, लेकिन जो भी कंसंट्रेशन का पावर रहता है उस पावर का समेशन कहलाता है ऑर्डर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है।
हेलो Yes, sir. बेटा, Yes, sir. किस्मत की बात है, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी दोनों दोनों सेम है। हेलो, जरूरी नहीं है हो। हेलो हेलो Yes, sir. चलो Yes, sir. बच्चों, मैं मीटिंग आईडी आपको फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आइए, नोट पढ़ दो। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मैकेनिज्म E2 कहलाता है, ये E1 कहलाता है, ये E2 E1 है। सर ये 2 क्यों है बच्चों? E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिकुलर। एक बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बाई मॉलिकुलर मतलब मॉलिकुलैरिटी 2 है। हेलो, Yes, sir. मॉलिकुलैरिटी मतलब सर थ्योरेटिकली जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हैं उसमें किसी भी स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या है उनका समेशन। क्योंकि ये एक स्टेप प्रोसेस है, दिख रहा है अपने को, उस एक स्टेप प्रोसेस में ही बेस आता है और इलेक्ट्रॉन ले जाता है, दिख चुका है हमको, हमने प्रॉपर देख भी चुका है। और जितना ज़्यादा बेस होगा और जितने ज़्यादा RX होगा तो एक एक RX और एक बेस, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2, तो मॉलिकुलैरिटी 2, हेंस द नेम बाई मॉलिकुलर। इट इज़ अ वन स्टेप प्रोसेस। इस वन स्टेप प्रोसेस में होता क्या है? अल्काइलाइड से अल्कीन बन जाता है, अल्कोहलिक क्यूवेट से। अल्कोहलिक क्यूवेट देता क्या है? C2H5O माइनस। C2H5O माइनस है क्या? C2H5O माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो OH माइनस आयन से भी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसमें प्लस आई लगता है। सारी बातें लिखी हुई हैं। मैकेनिज्म स्टेप 1, एक ही स्टेप में बेस आया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला, अल्कीन बन गया। रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की पावर होती है एक्स और वाई। एक्स और वाई बाय द वे 1 1 है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। ये 1 और 1 को जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और ऑर्डर होता क्या है? कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसका समेशन, यानी कि एक्स और वाई। बाय द वे एक्सपेरिमेंटली एक्स और वाई 1 1 है तो ऑर्डर 2 हो गया। मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लिखा हुआ है। RX एक है, बेस एक है, तो दोनों का समेशन हो गया 2। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या एक एक है। कैसे? वो थ्योरेटिकल जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है उससे लिखा भी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। देख रहे हो बच्ची, बहुत सुंदरता से लिखा है इस बच्चे ने। अब समझ में आती है बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो सर ये तो आप समझा चुके थे, दोबारा क्या बताए? दोबारा बच्चों मुझे आपको इससे फर्क दिखाना है। आइए सबसे पहले मैं आपको फर्क दिखाऊं। E1 यानी कि एल्कोहल के केस में भी हो बच्चों वही रहा है, फंक्शनल ग्रुप जा रहा है अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन जा रहा है बीटा कार्बन से, पर होने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट का फर्क है। क्या है रिएजेंट सर? बताता हूं बच्चों, देखो। स्टेप 1, एल्कोहल सबको दिख रहा है। अच्छा, रिएजेंट क्या है बच्चों? यहां पे रिएजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा सर, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा बच्चों? सबको पता है वो H+ देगा। अच्छा, H+ सर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन अटैक करेगा बेटा? ऑक्सीजन के लोन पेयर। देखो इस बच्चे ने बड़ी सुंदरता से रेड पेन से लोन पेयर दिखाए। अच्छा सर, ऑक्सीजन अटैक करेगा, उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा OH2+। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, तब ना आएगा वो। सर जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर, ऑक्सीजन अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पानी बन के निकल आएगा। और ये जब होगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और बन जाएगा कार्बोकेटायन। यहां तक किसी को तकलीफ? अब ये है बेटा स्टेप 1। अगर आप गौर करो अल्काइल हैलाइड वाले केस में वहां पे कार्बोकेटायन नहीं बना था, यहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटल जानकारी, ये हो क्या रहा है तो थ्योरेटिकली समझ में आ गया, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल जानकारी दे देता हूं बच्चों। कभी भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है ना, तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन बहुत स्लो नहीं होता, बहुत फास्ट नहीं होता, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। अच्छा, स्लो लिख के क्या हो गया सर? बेटा मान लो जैसे हम लोग इस क्लास में एक एग्जांपल के लिए 10 बच्चे हैं। अच्छा, 10 बच्चे में मैं मास्टर तो सेम हूं। अच्छा, मैं एज अ मास्टर कितना पढ़ा पाऊंगा ये कौन डिसाइड करेगा? वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा स्लो चलेगा और सबसे ज़्यादा बार मास्टर को रोकेगा, उसके हिसाब से क्लास चलेगी, कि वो बच्चा जो सबसे फास्ट चलेगा उसके हिसाब से? आप बताइए, ये मास्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये बच्चों पे डिपेंड करता है।
आप बताइए किस क्लास में सेम मास्टर, मास्टर मैं हूँ, मान लो एक तुम लोग की क्लास है, एक और क्लास है, दोनों 10-10 बच्चों की क्लास है। आपकी क्लास में लगभग सबको अगर समझ में आ रहा है, जो स्लोएस्ट बच्चा है वो भी 4 बार 6 बार डाउट पूछ रहा है। एक क्लास और है, उस क्लास मान लो 8 बार डाउट पूछे जा रहे हैं। मास्टर तो मैं ही था, पढ़ा भी मैं रहा था, लेकिन उस क्लास में मेरा काम करने का रेट, स्पीड कम होगा, आपकी क्लास में ज़्यादा है। तो ये बताओ कि किसी भी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप की फास्टेस्ट स्टेप? हेलो, The slowest step. एक्चुअली स्लोएस्ट स्टेप बेटा। हेलो, Yes, sir. अच्छा, तो ये कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो अब एक एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ कि कार्बोकैटायन कभी भी किसी भी मैकेनिज्म में बनता है बच्चों, तो वो उसका बनना इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप। और क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है इसलिए इसको हम लोग RDS कहते हैं। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप की स्पीड डिसाइड करेगी कि ओवरऑल रिएक्शन कितनी देर में होगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब ये तो हो गया बेटा इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है सर? बच्चों दूसरे स्टेप में वही होना है, कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन कैसे बना था? जब H2SO4 के H+ ने अटैक किया था एल्कोहल पे, लेकिन H+ हट गया तो HSO4- तो बचा। अब HSO4- वही काम करेगा, कौन? जो बेस करता था, क्योंकि ये भी माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? बीटा पे मौजूद हाइड्रोजन को, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा और बन जाएगा अल्कीन। तो जो H2SO4 का H+ कंज्यूम हुआ था वो वापस ये H, ये दूसरा वाला H मिल गया, H2SO4 वापस आ, ये कैटलिस्ट है, अल्कीन बन गया। हेलो, Sir, एक बार और बोल दीजिए. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि H2SO4 जब टूटा था H+ में और HSO4- में, उसका जो H+ था वो तो स्टेप 1 में कंज्यूम हो गया, तो उसका जो HSO4- बचेगा अब वो बिहेव करेगा एज अ बेस, बीटा पे मौजूद हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलकर एल्कीन बन जाएगा, और HSO4- इस H के साथ बना लेगा H2SO4, वो कैटलिस्ट हो गया। ये क्यों? क्योंकि शुरू में अगर H2SO4 का H+ लगा तो वापस H2SO4 रीगेन हो गया। हेलो, Yes, sir. अच्छा, लेकिन मुझे देख के ये बताओ, अगर इस मैकेनिज्म को मैं E1 मैकेनिज्म कह रहा हूँ बच्चों, तो E1 मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं? देख के बताओ। 2 स्टेप Yes, sir. है ना, 2 स्टेप E1 में। Yes, sir. Do step. अच्छा, तो E2 में कितने स्टेप थे? 1 स्टेप थे। E1 में कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप हैं। अब ये 2 स्टेप के बाद आगे देखिएगा बच्चों। सर अगर E1 में 2 स्टेप हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? बच्चों एक स्टेप में तो वही ये बात ही नहीं होती। मान लो क्लास में एक ही बच्चा है, तो ये तो बात ही नहीं होगी क्लास स्लो चल रही है, धीरे चल रही है, वो बच्चा जैसे चला रहा है वैसे चलेगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में 2 स्टेप है, तो बेटा रेट कौन सा स्टेप डिटरमाइन करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। और वो कौन सा था E1 में? स्टेप 1 देख लो, मैंने पहले स्टेप में लिखा था ना स्लोएस्ट स्टेप, जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा था। Yes. अच्छा, तो क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है तो रेट तो वही डिटरमाइन करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे फर्क पड़ेगा? जो पहला रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है। अच्छा, पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है बच्चों? पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? बोलना पड़ेगा। पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? कौन है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. नहीं नहीं, यस नहीं है। पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट का नाम बोलो। यस नहीं है, ये अल्कोहल है। कौन है? अरे बोलो ना, अल्कोहल ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ये अल्कोहल? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? व्हाइट बोर्ड में बताऊं? नहीं सर, आ रही है. बाकी लोगों मुझे 2-4 कंफर्मेशन और चाहिए, आधे सोए बैठे हैं लगता है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेटा ये जो स्लोएस्ट स्टेप था, ये मुझे एक्सपेरिमेंटली पता है ये स्लोएस्ट स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो इस
रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? केवल एल्कोहल है। हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर, वापस से बता दीजिए। फिर से सुन लो बेटा। इसके पहले तक समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप होंगे बेटा, तो वो स्टेप जो स्लोएस्ट होगी वही डिटरमाइन करेगी रेट को। अच्छा, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि इस रिएक्शन में ये जो पहला स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि कार्बोकेटायन कभी भी बनता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो वही रेट को डिटरमाइन करेगा, तो इट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट तो सर केवल एल्कोहल है। तो बच्चों, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट केवल एल्कोहल है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? केवल एल्कोहल पे। यहां पे एल्कोहल ना लिख के प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक्चुअली एल्कोहल और H+ मिलके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएंगे, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल को पानी हटा के कार्बोकेटायन बनाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है। तो यहां पे रिएक्टेंट लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कौन लिखा हुआ है? ROH2+। हेलो, क्यों सर? आप तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लेने को कह रहे हो ना, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो प्रोडक्ट है। नहीं बेटा, प्रोडक्ट कार्बोकेटायन है। स्टेप 1 का अल्टीमेट प्रोडक्ट कौन है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन को बनने में बहुत समय लगता है। हेलो, तो एल्कोहल H+ के साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो फटाफट बना लेगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकेटायन पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो पूरे के पूरे स्टेप में हम रिएक्टेंट इसी को मान ले रहे हैं। तो कायदे से रिएक्टेंट तो एक ही हुआ ना, इसको इंटरनली ही बस ना टूटना है, पानी को हटना है और कार्बन पे प्लस आना है। हेलो, अच्छा, तो पहले रिएक्शन के विच इज द स्लोएस्ट स्टेप, उसके रिएक्टेंट के रूप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और वो तो एक ही स्पीशी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। अच्छा, अब पावर क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, और बाय द वे इसकी भी पावर क्या आती है? 1। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसीलिए इस एलिमिनेशन को क्या बोला गया है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। हेलो, अच्छा, यूनिमॉलिकुलर मतलब बच्चों मॉलिकुलैरिटी 1 है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। ऑर्डर बाय द वे 1 आया। अच्छा, अब मॉलिकुलैरिटी निकाल लेते हैं। सर मॉलिकुलैरिटी कैसे निकलती है? बेटा मॉलिकुलैरिटी कहते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं। कहां पे? सर अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बता दो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब पहला स्टेप। पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? एक ही है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे प्रोडक्ट तो कार्बोकेटायन को मान रहे हैं। तो कार्बोकेटायन किससे बन रहा है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल से। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल ना है। हेलो, तो बच्चों मॉलिकुलैरिटी भी इसकी 1 है और ऑर्डर भी इसका 1 है। धोखे से यहां पे भी मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर सेम आया। सच्चाई है बच्चों, मॉलिकुलैरिटी ऑर्डर सेम ही होता है, पर जरूरी नहीं है सेम हो। कब नहीं होगा सर? बेटा वो आगे की बातें हैं। फिलहाल आपको शायद ऑर्डर मॉलिकुलैरिटी समझ में आता है, और इसे एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर को कहते हैं क्योंकि इसमें मॉलिकुलैरिटी 1 है। अल्काइल हाइड्राइड को एलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी मॉलिकुलैरिटी 2 है। हेलो, मॉलिकुलैरिटी जब 2 होती है तो वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस था, और मॉलिकुलैरिटी इस केस में जब 1 है तो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। हेलो, अच्छा, ये हो गया बच्चों दोनों एल्कोहल और अल्काइल हाइड्राइड के एलिमिनेशन के बारे में जो नोट लिखा है अपन ने। अब ये नोट क्यों लिखवाया सर आपने? इससे हमने क्या तीर मान लिया? आइए उस बात को थोड़ा सा समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर ये बच्चों, ये जो एग्जांपल्स है ना, दिख रहा है सबको एग्जांपल्स? हेलो, ये वही 4 एग्जांपल्स हैं जो पीछे लिखे थे, पर यहां पे थोड़ा सा और सफाई से लिखे हैं आप। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ। हेलो, तो ये वही एग्जांपल्स है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वही हैं, बस और सफाई से लिखें। आपको एक बारी काम करना, साफ साफ करना है। तो ये एक एग्जांपल्स लिखने हैं और फिर उसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखनी है। यहां तक किसी को तकलीफ कि आगे बढ़ जाऊं? चलो,
अब ये दो मैकेनिज्म्स को जानने के बाद बच्चों एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल देख लो कि मान लो अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है और बेस है। नहीं बच्चों ये एग्जांपल मत लिखना, ये फालतू जेई मेंस से भी ज़्यादा की बात है ना, तो ये हटा देना है। फिर जो हमने बच्चों पहला नोट डाला है जिसमें हमने E1 E2 मैकेनिज्म पढ़ा है, उसको नोट 1 डाल दीजिएगा और ये होगा नोट 2। ये होगा नोट 1 क्या था, जेई था। नोट 2 भी क्या है, अच्छा नोट 2 बता रहा हूं। अब बच्चों जो आपने एलिमिनेशन सीखा है उस एलिमिनेशन में मैं कुछ जानकारियों से और ओवरलोड करना चाह रहा हूं आपको। जानकारियां सुनो। जानकारी ये है बेटा कि E2 मैकेनिज्म इज ऑलवेज ट्रांस और एंटी एलिमिनेशन, ये पहली बात है। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जो भी E2 मैकेनिज्म है, मतलब बीटा एलिमिनेशन जब हम करते हैं E2 से करते हैं, ये हमेशा ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि मान लो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, क्या मैं अलग से आपको इसको ब्लैक बोर्ड में बताता हूं। सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बाजू में? मान लो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है सबको? अच्छा, तो ये अल्काइल हैलाइड में बच्चों हेलोजन जहां मौजूद होगा ना, जो बेस आएगा ना, वो बेस हमेशा उस हाइड्रोजन के पास आएगा जो हाइड्रोजन इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला हाइड्रोजन हो। क्यों सर? इसलिए बेटा क्योंकि अल्टीमेटली हेलोजन भी भाई जो X होता है, ये X भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है भाई, लोन पेयर होते हैं ना इसमें माइनस, हेलो। और जो बेस आता है बच्चों, वो बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तब ना माइनस होता है। तो माइनस माइनस मेरे जमाने में तो रिपेल भी करता था, आज भी कर रहा है क्या? अच्छा, तो आज भी अगर माइनस माइनस रिपेल कर रहा है तो बच्चों बेस तो इसके एकदम ऑपोजिट आएगा ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो E2 यानी कि बीटा एलिमिनेशन होता है वो हमेशा ऑपोजिट या एंटी होता है, मतलब ये वाला हेलोजन और इसके ऑपोजिट मौजूद हाइड्रोजन को निकालना है आपको। कोई दिक्कत? अच्छा सर, इससे क्या हो गया? इससे बच्चों जेई के बड़े अच्छे से सवाल होते हैं, आइए देखें कैसे। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। क्या हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझे हुए हैं? क्या होते हैं? हेलो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, पर लेकिन ओरिएंटेशन 3D में अलग होता है। बिल्कुल सही। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बच्चों एक केंद्र के कारण होती है जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट करता है, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर। अब तक आपके पास केवल एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर है, वो कौन होता है? अल्कीन। सुना है सबने? मैं आपको एक और ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर बता रहा हूं, हालांकि जेई की बात है पर बता रहा हूं। बेटा कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी हमेशा एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर होता है। पता है क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर अप टू 7 कार्बन एटम्स आर प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन में लाए करते हैं। प्लेनर मतलब एक प्लेन में कौन लाया करते हैं? ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन। इनके हाइड्रोजन से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक प्लेन में नहीं होंगे, क्योंकि हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो हल्के न्यूक्लियस हैं। हर भारी न्यूक्लियस एक प्लेन में लाया करता है। कब तक? जब तक साइक्लिक स्ट्रक्चर 7 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? अच्छा, तो सर अगर ये पूरा का पूरा कार्बन की ज्योमेट्री एक प्लेन में है, तो इस प्लेनर ज्योमेट्री में अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे, तो हमें ये तो पता ही है, मैं आपको वीडियो क्लास में बता चुका हूँ कि कभी भी आप टेट्राहेड्रॉन बनाते हो तो अगर कोई 2 बॉन्ड, जैसे हर कार्बन के 2 बॉन्ड तो एक प्लेन में आ गए, यही प्लेन जो आपको दिख रहा है, तो एक होगा प्लेन के ऊपर और एक होगा प्लेन के नीचे। मानते हो? होगा ना, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, क्योंकि हर कार्बन होता टेट्राहेड्रल है। सर आप सीधा सीधा क्यों बना रहे हो? तो ऐसा कुछ टेढ़ा होगा ना। अरे ठीक है ना, ऊपर नीचे समझा रहा हूं आपको। हेलो,
हेलो, अच्छा, जो ऊपर है वो कभी नीचे नहीं आ सकता, जो नीचे वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन दो दो कार्बन से जुड़ा है, अगर ये घूमा तो ये चेन टूट जाएगी भाई। ये इसको पूरा का पूरा घूमने के लिए ये बॉन्ड यहां से बनाना पड़ेगा और ये बॉन्ड यहां से बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट रख कर देता है। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, इससे क्या हो गया सर? अब गौर करना बच्चों, इससे क्या हुआ। मान लो बेटा मैं एक अल्काइल हैलाइड बना रहा हूं आपके लिए, लेकिन मैं अल्काइल हैलाइड को कैसे दिखा रहा हूं? उसकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के हिसाब से, मतलब उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से। कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से, मतलब आप ये बता रहे हो कि वो प्लेनर है और ऊपर नीचे सोचना है, तो आप स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हो। कैसे? ऐसे हमने साइकिल स्ट्रक्चर बना दिया और हम बॉन्ड्स को अब ऐसे दिखाएंगे ऊपर नीचे। मान लो यहां है ब्रोमीन। हेलो, अच्छा, अब बेटा मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं अल्कोहलिक क्यूएच से, तो मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ब्लैक वाला कि रेड वाला? बच्चों ब्रोमीन अल्फा कार्बन के नीचे है, तो बीटा कार्बन का वो हाइड्रोजन निकलता है जो इसके ऑपोजिट हो। क्यों? क्योंकि जब भी बेस आएगा वो चाहेगा वो इस ब्रोमीन से मैक्सिमम दूरी में रहे। तो वो बेस बच्चों, आवाज आ रही मेरी? तो वो बेस बच्चों कौन से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा? जो इसके ऑपोजिट हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ऑपोजिट का अर्थ। हेलो, अगर सेम साइड को हम सिस बोलते थे तो ऑपोजिट साइड वाले हाइड्रोजन को ले जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना ट्रांस वाले हाइड्रोजन को। हेलो, नहीं समझ में आई बाकी लोगों? सबको समझ में आती इतनी बात? दिखा दूं, एग्जांपल्स देखना बच्चों। देखो, नोट है E2 मैकेनिज्म में ऑलवेज ट्रांस और एंटी। आओ इसको देख भी लें। जैसे अगर कभी आपको साइक्लिक चेन में ब्रोमीन CH3 ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने आपको उसके फिजिकल ओरिएंटेशन के बारे में बताया है? नहीं। जब फिजिकल ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताया तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा हाइड्रोजन निकालना है। अच्छा, तो इसका अगर आप अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तो हम वही लगाएंगे क्या, सिट्जेफ रूल। क्या ये बाजू वाले में CH2 है और यहाँ पे CH है, कौन वाला हाइड्रोजन निकालेंगे? CH वाला। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई तकलीफ? अब तकलीफ शुरू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट लाइन से लिखा हूँ, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये मैंने आपको बताया, और अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को ज्योमेट्रिकली लिख भी रहा हूँ। जब मैं लिखूँ तो आप बाध्य हो सोचने के लिए, जब नहीं लिखूं, जैसे मैंने ऊपर नहीं लिखा था, तो आप बाध्य नहीं हो। अब आप बाध्य हो। अब खुद बताओ बच्चों, सामने देखो, ब्रोमीन यहां है, इसका ट्रांस में मौजूद हाइड्रोजन यहां है। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये कौन से प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? सिस फॉर्म। मतलब सर इसका ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जा सकता है? तो एंड करके लिखा हुआ है। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जा सकता है? हाइड्रोजन एक इधर एक इधर। भाई सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट तो ट्रांस, सिमिलर ग्रुप सेम तो सिस। लेकिन सर ये डबल बॉन्ड तो है नहीं। अरे तो मैंने कहा कि केवल डबल बॉन्ड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है? मैंने कहा ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर का वो एक फेमस एग्जांपल है, वो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर का एकमात्र एग्जांपल है। मैंने बोला नहीं, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर का एक और एग्जांपल है। कौन? साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि आपको अभी दिख रहा है। क्या ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? हाँ। क्या दोनों का IUPAC नाम सेम है? हाँ। लेकिन क्या दोनों का 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन सेम है? नहीं। इसलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? हाँ। क्या ये सिस ट्रांस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पे सर सिमिलर ग्रुप सेम है और यहां ऑपोजिट है, तो ये सिस है, ट्रांस है। बच्चों पहले यहां तक तकलीफ बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। क्या बेटा? कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, फिर से सुन लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी अल्कीन की तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे भी अगर कोई नीचे है तो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि फ्री रोटेशन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि रिंग को टूटना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, इसलिए जो ऐसा बन गया वो ऐसा ही रहेगा। दूसरा ओरिएंटेशन एक इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। अब दिक्कत बोलो। ठीक है। अब बच्चों अगर आप गौर करो तो चाहे ये सिस हो चाहे ये ट्रांस हो, अगर आप इसका ओरिएंटेशन ना दिखाओ थ्री डायमेंशनल, तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर को इन जनरल कैसे लिखते हो? आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स को, एक सेकंड मुझे वहाँ तक आ जाने दीजिए, आप लोग ये दोनों स्ट्रक्चर्स को इन जनरल कैसे लिखोगे बच्चों? हाँ बेटा यहाँ पे। अरे यार ये बार बार मैं गलत जगह हाथ लगा दे रहा हूँ यार। हाँ बेटा, अरे वो पहले वहाँ तक पहुँचूँ तो मैं। आगे बढ़ गया हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ बच्चों, हाँ आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स को इन जनरल कैसे लिखोगे बेटा? ये ऊपर की तरह। क्यों? क्योंकि देखो एक पे आ गया ब्रोमीन, बाजू वाले पे आ गया CH3। इन जनरल तो ऐसे ही लिखोगे। लेकिन अब आपको क्योंकि पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकता है, तो यही मॉलिक्यूल के दो ओरिएंटेशन नेचर में पॉसिबल हैं अलग अलग। अच्छा, एक सिस एक ट्रांस। आइए अब मैं आपको इसके ज्योमेट्रिकल, अच्छा अगर मैंने आपको ये बाध्य नहीं किया कि सिस है कि ट्रांस है, केवल ये लिखा, तो आपने मेजर प्रोडक्ट क्या बनाया? 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। दिख रहा है? अच्छा, जब मैंने आपको बाध्य नहीं किया तो आपने सिट्जेफ रूल लगा के मेजर प्रोडक्ट बनाया 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। कब? जब अल्कोहलिक क्यूवेट से इसका रिएक्शन हुआ। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बाध्य कर दूं, क्या? अब मैंने आपको बाध्य कर दिया क्या? कि अगर आपने ये वाला मतलब सिस फॉर्म यूज किया और इसका रिएक्शन आपने अल्कोहलिक क्यूवेट से कराया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? सर ये हेलोजन और बीटा कार्बन के ऑपोजिट में हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ऑपोजिट में है ही, तो लिखा भी है H इज प्रेजेंट ऑपोजिट टू हेलोजन एटम, तो बहुत अच्छी बात है। बेस आएगा, देखो दिख भी रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, अल्कीन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? वही बना, ये वही है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हेलो एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। हाँ बच्चों आवाज आ रहा है मेरा? चलो बेटा, यस सर। चलो बेटा, तो ये सिस वाला समझ में आता है कि यहाँ पे अल्टीमेटली हेलोजन जहाँ पे है, हाइड्रोजन उसका ऑपोजिट वाला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से टक्कर नहीं ले पाएगा, उसके ऑपोजिट ही आएगा। तो E2 में एलिमिनेशन हमेशा उसी हाइड्रोजन का होता है जो उसके ऑपोजिट हो। फिलहाल वो ये हाइड्रोजन ऑपोजिट है और बढ़िया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल भी बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। लेकिन बच्चों अगर आप ट्रांस, अगर आप यहां देखो तो हेलोजन, अगर आप यहां देखो तो हेलोजन जहां पे है, बीटा वाले कार्बन पे यहां पे हाइड्रोजन है जरूर, लेकिन ये हाइड्रोजन इसके साथ सेम साइड वाला है, ऑपोजिट वाला नहीं है। दिख रहा है? तो क्या बेस सेम साइड वाले हाइड्रोजन पे आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर रिपल्शन मिलेगा। लेकिन सर अगर इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तब ना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अरे यार स्टेबल प्रोडक्ट तो तब सोचो ना जब जा पाए। एक्चुअल सच्चाई ये है बच्चों कि इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन इसके ट्रांस यानी कि ऑपोजिट नहीं है, तो ये बेस जाएगा उसी हाइड्रोजन के बाद जो ऑपोजिट हो। अगर मैं यहां अल्फा कार्बन में ब्रोमीन ऊपर लगाया हूं तो हाइड्रोजन वही वाला निकलेगा जो उसके ऑपोजिट हो।
तो अगर आप देखो इस कार्बन नहीं, बाजू वाले में तो CH2 दो हाइड्रोजन होंगे, तो ये बाजू वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा। भले इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो ये लेस स्टेबल है किससे, ऊपर वाले से। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट हमने लेस स्टेबल वाला क्यों बनाया, क्योंकि मोर स्टेबल वाला बनने का तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बेस हमेशा कौन से हाइड्रोजन को लेके जाता है, जो ऑपोजिट हो हेलोजन से। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, तो आपको ये किसने बताया था कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो वो बनेगा? सिडजेफ ने। हेलो, यस सर, बताया। पर ऐसे कुछ केसेस हैं बच्चों जिसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, जो लेस स्टेबल है। हालांकि अब हमें पता है उसके पीछे का रीजन कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट के लिए मुझे ये हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के सेम साइड है, और वो सेम साइड में बेस आएगा ही नहीं क्योंकि उसको रिपल्शन महसूस होगा। हमें बाय द वे कॉमन सेंस पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट भले बन रहा हो, पर ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फिलहाल बनना ही मोस्ट स्टेबल बात है। हेलो, दुनिया को ये बात बताने वाले व्यक्ति का नाम था हॉफमैन। हॉफमैन ने बताया था कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जो प्रोडक्ट आपको भले दिख रहा हो लेस स्टेबल है, पर वो उस स्थिति के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। तो जब लेस स्टेबल प्रोडक्ट बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, ये दुनिया को केस बताने वाला व्यक्ति हॉफमैन था। इसलिए ऊपर वाले को अगर हम सिडजेफ प्रोडक्ट कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। बात समझ में आती है? बाकी लोगों, यस सर। हालांकि ये सिडजेफ हॉफमैन वाली बात बहुत ज़्यादा जेई के लिए वैलिड है, पर फिर भी मैंने आपके लिए चर्चा कर दिया। आगे बढ़ सकते हैं, 2 नोट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। बहुत आसान सी है, पर मैं सुनाता जा रहा हूँ, आप लोगों को सुनते जाइए। सर मीटिंग खत्म होने वाली है। अच्छा, तो बच्चों मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आइए।